पहले आज मैं तुम लोगों से सवाल करूंगा, सवाल करने के बाद ही नेटवर्क में जाऊंगा। क्या कहते हो संजीत? जी गुरु जी। पहले सवाल, जी जी। सवाल के बाद क्लास को शुरू करेंगे। फिर देखेंगे तुम्हारे अंदर नेटवर्क की जानकारी क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहले सवाल जो है चालू होगा, वो है शुभो से। शुभो, जी गुरु जी बोलिए। एक बात बताओ मुझे, अगर हम नेटवर्क कहे तो तुम क्या समझते हो? बोलो। अगर हम नेटवर्क कहे तो तुम क्या समझते हो? रेडियो फ्रिक्वेंसी को लेके जहाँ काम होता है वही नेटवर्क सेक्शन है। अच्छा, रेडियो फ्रिक्वेंसी को अगर हम लेंगे तभी वो नेटवर्क बनेगा। अब जब हम माइक में बोलते हैं, बोलने के बाद वो आवाज तुम्हारे तरफ कैसे पहुंचता है? अगर हम माइक में बोल रहे हैं तो हमारा आवाज तुम्हारे पास कैसे पहुंचता है? अगर हम सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हमारा आवाज तुम्हारे पास कैसे पहुंचता है और तुम्हारा आवाज हमारे पास कैसे पहुंचता है? गुरुजी वो कहने का मतलब तो लंबा कहानी होगा। नहीं नहीं, लंबा कहानी नहीं, यहाँ पूरी कहानी, पूरा इतिहास पढ़ा जाएगा। लंबा नहीं, पूरा इतिहास। नहीं वही तो बोल रहा हूँ कि कहाँ हाँ। से शुरू होके माइक मेरा आपका आवाज मैं सुन रहा हूँ, मेरा आवाज आप नहीं सुन नहीं रहे नहीं 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 नहीं, ये बात अलग है। सुबो ने कहा नेटवर्क सेक्शन और रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए है। तो क्या ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ जाता है कि नहीं जाता है? हैं। यस यस। क्या सुबह? जी सर। सुबह, ऑडियो वहाँ तो फ्रीक्वेंसी भी जाता है हाँ। और रेडियो फ्रीक्वेंसी भी जाता है। और कुछ जाता है कि नहीं जाता है? बस यही दोनों पे हमारा काम हो जाता है। और बहुत कुछ है। बोलो और बोलो। नहीं जाता है। ऑडियो का रफ्तार जो है वो महज 327 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहां से भी 2000 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर या कोई 3000 किलोमीटर दूर बैठा है तो पलक झपकते ही मेरा आवाज उसके पास कैसे पहुंचता है? नेटवर्क फ्रीक्वेंसी अच्छी होता है तो इसलिए पूछता है। सवाल तो हमारा नेटवर्क पर ही है। हाँ। सवाल तो हमारा नेटवर्क पर है ना? तो सवाल वही है कि अगर आवाज की रफ्तार महज 327 मीटर प्रति सेकंड है तो इतना दूर पलक झपकते ही मेरा आवाज तुम लोगों के पास और तुम लोगों का आवाज मेरे पास कैसे पहुंचता है? सर मेन ऑडियो को उसको कैरियर वेव पे सवार किया जाता है सर। वही तो, वही सवाल, वो कैरियर वेब को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब। जी जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नेटवर्क सेक्शन को अगर हम बात करें, उसमें रहता है रेडियो वेब, उसमें रहता है ऑडियो वेब और उसमें रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब। तो इतना सारा चीज जब मिलता है तभी जाके हमारा मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन बन रहा है कि नहीं? जी जी। जी। तो नेटवर्क सेक्शन अगर फिजिकल कंडीशन में देखे तो उसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट्स दिखाई देता है। जिन जिन कंपोनेंट को जोड़ जोड़ के हम किसी मोबाइल के अंदर नेटवर्क सेक्शन बनाते हैं, और सबसे अहम पुर्जा मोबाइल के अंदर नेटवर्क के लिए वो कौन सा है जो सबसे अहम पुर्जा है? कौन है?
क्या हुआ? अरे सवाल का जवाब भी देते जाओ। मुझे बेसबैंड है। गुरुजी पावर एम्पलीफायर उसको बढ़ा के भेजता है। लेकिन प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू या आरएफआईसी गुरुजी। आरएफआईसी भी नहीं करता है, सीपीयू भी नहीं करता है। सीपीयू के अंदर जो बेसबैंड प्रोसेसर है वही इसको प्रोसेस करता है। तो जी सबसे पहले अगर हमें नेटवर्क के बारे में सोचना है तो सबसे पहला कंडीशन हमारा बनता है बेसबैंड प्रोसेसर। तो बेसबैंड प्रोसेसर एक मल्टी कंपोनेंट है। यह सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी है और यह हार्डवेयर कंपोनेंट भी है। तो एक अगर नेटवर्क सेक्शन की हम बात करें एक मोबाइल के अंदर, तो हमारा पहला कंपोनेंट हो गया बेसबैंड प्रोसेसर। अगर बेसबैंड प्रोसेसर नहीं होगा, क्या मोबाइल में किसी भी तरह का नेटवर्क बनाया जा सकता है? नहीं। नहीं। तो पहला कंडीशन बना हमारा बेसबैंड प्रोसेसर। इसको छोड़ने के बाद दूसरा वो कौन कौन सा कंपोनेंट है जो पूरी तरह से हमारे मोबाइल में नेटवर्क को प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास फिजिकल एंटीना होना चाहिए। जब हम 1980 1990 में टीवी देखते थे तो छत के ऊपर एल्यूमिनियम का एक टेरेस्ट्रियल एंटीना लगता था कि नहीं लगता था? एल्यूमिनियम का एक खाड़ीदार एंटीना लगता था ना। जी जी जी। तो जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते गए वो एंटीना अभी महज राई के बराबर हमारे मोबाइल के अंदर होता है। वहां से एक एंटीना कनेक्टर होता है और उस एंटीना कनेक्टर में एक सुपर क्वालिटी का तार लगाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कोएक्सियल केबल या आरएफ केबल। कोएक्सियल केबल हम क्यों लगाते हैं? क्यों हम डायरेक्ट उसमें कोई भी तार लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? जी नहीं लगा सकते सर। क्यों? इसमें इसके पीछे लगा राज क्या है? तार लगाने के बाद थोड़ा नेटवर्क थोड़ा कम होगा। नेटवर्क स्पाइरल होके आता है गुरुजी। नहीं, ऐसा है, नेटवर्क जिस तार के माध्यम से गुजरता है उसमें कोई बाहरी आटक ना हो तो उसके चारों ओर ग्राउंड का एक जाला बिछाया जाता है, जिसके वजह से ना नेटवर्क का सिग्नल बाहर जा सकता है ना बाहर का कोई सिग्नल उसे अटैक कर सकता है। इसलिए उसको आरएफ केबल या कोएक्सियल केबल के माध्यम से मदरबोर्ड में एंटर करवाया जाता है। मदरबोर्ड में एंटर करने के बाद वो सबसे पहले वो कौन सा कंपोनेंट है जिसके अंदर वो एंटर करता है? देखो, नेटवर्क को पूरी तरह से उसका इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोएक्सियल केबल के माध्यम से जब हमारा फ्रीक्वेंसी मदरबोर्ड में एंटर करता है तो सबसे पहला वो कौन सा कंपोनेंट है जिसके माध्यम से वो गुजरता है? कैपेसिटर गुरुजी। कैपेसिटर? जी। कपलर। कैपेसिटर नहीं, कपलर। कपलर का मतलब होता है एक ऐसा फिल्टर जो दो सर्किट को आपस में जोड़ता है। कपलर के माध्यम से जब वो गुजरता है तब वो किसके ऊपर जाता है? 2GP है। नेटवर्क आईसी आईसी में जाता है। एक डीपी स्विच के ऊपर वो जाता है, एक डीपी स्विच के ऊपर जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डीपी डीटी, यानी कि डबल पोल डबल थ्रो। डबल पोल डबल थ्रो। उसके माध्यम से यही नेटवर्क जो हमारा कपलर के माध्यम से एंटर करता है तो वहां से वो दो हिस्सों में बट जाता है।
हाँ, एक तो डीआरएस के लिए, एक तो 2GPए के लिए। एक हमारा सेकंड जनरेशन सिग्नल, दूसरा हो गया हमारा फोर्थ जनरेशन सिग्नल। जब ये अलग होता है तो यहां से वो जो हमारा नेटवर्क का एंट्री पॉइंट है यानी कि गेट है, जिसके माध्यम से नेटवर्क का फ्रीक्वेंसी हमारे मोबाइल के अंदर एंटर करता है, वो होता है हमारा 2G RFPA यानी कि सेकंड जनरेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर इसके अंदर एंटर करता है। और जो 4G का सिग्नल है वो डीपी स्विच से अलग होकर ये हमारा और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर है, जिसको हम लोग 4GPA कहते हैं या 4GPFO कहते हैं, उसके अंदर एंटर करता है। जब 2GPA के अंदर यही सिग्नल एंटर करता है तो 2GPA के अंदर हमारा बहुत सारा सेक्शन होता है। LNA सेक्शन होता है, इक्वलाइजर सेक्शन होता है, एडीसी सेक्शन होता है, डीएसी सेक्शन होता है। और इन सारे सेक्शन में जब वो फ्रीक्वेंसी प्रोसेस होता है तब 2GPA से निकल के कुछ सिंगल फिल्टर, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर, इस तरह का फिल्टर के माध्यम से गुजर के वो जाके पहुंचता है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी यानी कि RFIC यानी कि आम भाषा में WTR या ट्रांसीवर आईसी के अंदर वो एंटर करता है। जब वो ट्रांसीवर आईसी के अंदर एंटर करता है तो वहां से RF उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद वो वही फ्रीक्वेंसी को हमारे सीपीयू के अंदर जो एक अलग प्रोसेसर होता है जिसको हम लोग बीबी प्रोसेसर या बेस बैंड प्रोसेसर कहते हैं, तो उस बेस बैंड प्रोसेसर में वो भेजता है उसको। जब बेस बैंड प्रोसेसर के अंदर जाता है फिर वहां से उनकी बारीकियां जांच होता है। बेसबैंड प्रोसेसर में कौन सा फ्रीक्वेंसी आया है, कौन से बैंड के लिए आया है, कौन से रेंज में है ये, तो इनकी पूरी तरह से जांच होने के बाद फिर वहां से एक लाइन यानी कि TX ट्रांसमिशन के माध्यम से वो हमारा RFIC को वापस आता है। RFIC को वापस आने के बाद RFIC फिर वहां से उन फ्रीक्वेंसी को बैंड स्विच पर छोड़ देता है। बैंड स्विच फिर से वहां पर बैंड का सिलेक्शन करता है और बैंड का सिलेक्शन करने के बाद तुम किस एरिया में हो और तुम्हारे वहां पर कौन सा बैंड है, मोबाइल के अंदर कौन सा सिम कार्ड तुमने डाला है, उस सिम कार्ड में कौन सा नेटवर्क सपोर्ट करता है, उसको वो रीड करता है, कैलकुलेट करता है, कैलिब्रेट करता है। करने के बाद वही बैंड का वही फ्रीक्वेंसी को ये दोबारा हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी में भेजता है। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी से वो सीधा जिस रास्ते में गया था उसी रास्ते में वापस आता है। फिर एंटीना वायर में जाता है, फिर एंटीना में जाता है और वहां से बेस स्टेशन के लिए निकल जाता है। तो इस तरह का मोबाइल के अंदर नेटवर्क प्रोसेस होता है। संजीत माइक का ख्याल रख। अब बताओ, जितना सारा मैंने तुमको बता दिया उसके अंदर तुम्हारे मन में किसी तरह का सवाल पैदा होता है कि सवाल तुम कर सकते हो या प्रोसेस हम आगे बढ़ाएं? ये DPDT के बाद वो RFIC में कैसे एंटर कर रहा है, थोड़ा सा इसको एक बार रिवीजन कर दीजिए सर। चलो कोई बात नहीं है। यहां पर हम पहले एक बेसिक मतलब एक बेसिक मोबाइल को लेते हैं।
जब बेसिक मोबाइल को हम समझेंगे तो हमें 2G 3G 4G 5G समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आमतौर पर जो हमारे साथ फैमिलियर हो चुका है एक मोबाइल, रेडमी का 6A को मैंने लिया है, जिसमें 2G 3G 4G इन 3 बैंड्स का काम होता है। तो यहां से हम चलते हैं लेआउट में, और लेआउट में पहले कंपोनेंट नेम में चलते हैं। कंपोनेंट नेम में देखते हैं हमारा एंटीना का प्लेसमेंट कहाँ है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये हमारा एंटीना का प्लेसमेंट है। यहां से हमारा जो कोएक्सियल केबल है वो आसमान से यानी कि एयर से फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करके इस रास्ते में यहां से कनेक्ट होके यहां से निकल के इस तरह हमारा पीए के अंदर जाता है। तो उसी को हम यहां पर कलेक्ट करते हैं। यहां से ये जो हमारा एंटीना कनेक्टर है उसको हम यहां से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको डायग्राम में पेस्ट कर देते हैं। क्या आगे हम यहां से जी जी जी। जब यहां पर हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक कैपेसिटर लगाया गया है। और ये कैपेसिटर क्यों लगाया गया है, इसके पीछे राज अनवांटेड क्या है? अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जो हो वो उससे आगे ना जा पाए। ऐसा है, जब हम एयर से यानी कि शून्य से यानी कि आसमान से जब हम फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा मोबाइल का लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, उसमें हमारा डॉपलर रेडियर का भी फ्रीक्वेंसी होता है, पुलिस लाइन का भी फ्रीक्वेंसी होता है। रेडियो जो हम लोग गाना सुनते हैं एफएम रेडियो, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, उनका भी फ्रीक्वेंसी होता है। और उसमें माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी भी होता है, जो फ्रीक्वेंसी के हमारा सैटेलाइट सिस्टम में होता है वो फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो जब कोई एंटीना फ्रीक्वेंसी को पिकअप करता है वो सारा फ्रीक्वेंसी उसके माध्यम से आता है, और उन सारा फ्रीक्वेंसी अगर हमारा मोबाइल के अंदर जाएगा तब वो क्या करेगा, क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। डिस्टरबेंस क्रिएट होगा ना सर। एम्पलीफाई डिस्टरबेंस करेगा नॉइज पूरे। क्रिएट होगा, डिस्टरबेंस होगा। पागल हो जाएगा वो पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा, छोड़ेगा तो किसको छोड़ेगा, इसको सोचते सोचते वो पागल हो जाएगा। अगर उसके ताकत से ज्यादा हुआ वो खुद मर जाएगा। इसीलिए हमारे मोबाइल के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी को पार करने के लिए जिन कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है यानी कि पिकोफैराड नैनोफैराड में होता है, उसी तरह का अगर हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो बाकी फ्रीक्वेंसी को अंदर जाने नहीं देगा। ओनली एंड ओनली हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि आरएफ फ्रीक्वेंसी को अंदर गुजरने देगा। जब यही रेडियो फ्रीक्वेंसी इस कैपेसिटर के माध्यम से गुजरा जी, तो हाँ बोलो। यहाँ पे जो 33 पीएफ दिया है, ये हम्म क्या हर सर्किट में होगा? हर सर्किट में 33 पीएफ नहीं हो सकता है, 22 पीएफ भी हो सकता है, 47 पीएफ भी हो सकता है, 100 पीएफ भी हो सकता है। लेकिन पिको फैराड में कैपेसिटर का जो क्वालिटी है वो पिको फैराड में ही होगा, पिको फैराड में ही होगा। और कुछ पूछना चाहते हो? ये आईसी के डिमांड अनुযায়ী जब हम नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन सा कंपोनेंट लगा है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जान लेंगे तभी जाके हम सीमाटिक के ऊपर चढ़ेंगे। और सीमाटिक के ऊपर चढ़ेंगे तो पूरी तरह से नेटवर्क का पंचनामा कर डालेंगे। अब आजाद क्या बोलता है? जी जी बिल्कुल सही सही रास्ता है गुरु जी।
चलो एक बात मुझे बताओ, सवालों के माध्यम से हम इसके अंदर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि नेटवर्क सेक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑडियो वेब एंड रेडियो वेब, ये तीनों चीजों की जरूरत होता है। ये तीनों तीनों चीज की समावेश में जो बनता है वो हमारे मोबाइल के अंदर नेटवर्क बनता है। ओके, जी जी। अब जरा यहां पर देखो कि मोबाइल में जो नेटवर्क सेक्शन होता है, वो नेटवर्क सेक्शन को संभालने के लिए कुछ अहम किरदार होते हैं। एक होता है सर्विस प्रोवाइडर का बेस स्टेशन, और रिसीवर के अंदर नेटवर्क सेक्शन, और सर्विस प्रोवाइडर का कंट्रोल सेक्शन, और सबसे अहम जो होता है वो होता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या चीज होता है? स्पेक्ट्रम वो कौन सा चीज होता है? सर एक आइनोस्फीयर होता है, जगह होती हाँ, है वहां, वहीं पे फ्रीक्वेंसी टकरा के फिर रिटर्न आती है सर। वहीं से फ्रीक्वेंसी टकरा के जब वापस आता है, तभी जाके वो उस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल, कंट्रोल से बेस स्टेशन, बेस स्टेशन से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन, तब जाके हमारा ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो एक बात मुझे बताओ कि क्या हर एक जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनका आधार नंबर सबका एक एक होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है गुरुजी। तो उन आधार नंबर को मोबाइल की भाषा में क्या कहा जाएगा? मतलब अलग अलग बैंड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। बैंड, बैंड, बैंड। और बैंड को हम लोग कैसे तय करते हैं? किस माध्यम से हम बैंड को तय करते हैं? अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेंज अलग अलग बैंड का होता है गुरुजी। और ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो, सवालों के माध्यम से अगर हम अंदर घुसेंगे तब क्लास में बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए मैं सवाल करता हूं और तुम उसके जवाब जब देते हो, तब फिर वहां से सवाल पैदा होता है और सवाल को लेके हम आगे सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो यहां पर तुमने कहा फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बैंड का निर्माण होता है, तब ये सबसे पहला सवाल यहां पर आया, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होता है? क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है? ए सुबह, इतना खामोश क्यों है? संतोष, जी गुरु जी। इतना खामोश क्यों हो? नेटवर्क सेक्शन को पूरी तरह से समझना है कि नहीं समझना है? प्रफुल्ल, अगर नेटवर्क सेक्शन को समझना है तो अपने दिमाग के अंदर जितने सारे सवाल तुम्हें धक्का दे रहे हैं, उन सवालों को बाहर निकालो। तो सबसे पहले मुझे बताओ सर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। साइकिल प्रति सेकंड होगा गुरुजी। और ये फ्रीक्वेंसी डीएसओ होता है गुरुजी। अच्छा, ये कौन सा डीएसओ? यूनिट का, या ये कौन सा साइकिल, मोटरसाइकिल या रेसिंग साइकिल, या हम यूनिटी लोग का। जो आम यूनिटी का। लेडीज? क्या बात है। अब आ गया क्या तुम लोगों का सवाल का जवाब? जी 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 गुरुजी आ गया। तो पहले फ्रीक्वेंसी को समझेंगे, जी जी फिर बैंड को समझेंगे। जी जी जी। चलो ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई रिपीटिंग इवेंट, बार बार जो दोहराया जाता है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बार बार दोहराने का एक इवेंट होता है, और जो बार बार वो दोहराता है वो एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन, एक तय वक्त के अंदर ये बार बार जो दोहराता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें आर्बिट्ररी या प्रारंभता भी कह सकते हैं, आवर्ती या प्रारंभता। ये आवर्ती और प्रारंभता समझ में आता है क्या? एक बार फिर बताइए गुरुजी। आवर्ती और प्रारंभता, ये समझ में एम्पलीट्यूड और गुरु जी एम्पलीट्यूड और ये
नहीं, Multi- एम्पलीट्यूड मल्टीट्यूड बहुत अलग चीज है। एम्पलीट्यूड, मल्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये बहुत ही अलग चीज है। इसका रिश्ता इसके साथ है ही नहीं। शुरुआत अंत होता है क्या गुरुजी? क्या क्या हुआ? हाँ, शुरुआत और अंत। शुरुआत और अंत नहीं होता है। आवर्ती मतलब बार बार उसी को दोहराना, और बारंबारता मतलब उसी डेस्टिनेशन में ये बार बार रिपीट करना, ये होता है आवर्ती। हम्म। आप एक काम करिए, किसी जगह में धागे में एक गेंद को बांध दीजिए। किसी गेंद को आप बांध दीजिए। अब उस गेंद को आप धक्का लगाइए, एक बार आप बस धक्का लगाइए। उसके आगे क्या होता है? वो अपने आप चलता है। अपने आप चलता है मतलब कैसे? क्या वो अपना ओरिजिन पॉइंट को छोड़ के चलता है, या ओरिजिन? ओरिजिन डेस्टिनेशन सेम रहता है, उसी में घूमता रहता है। तो उसी में वो एक तरफ से जाता है, फिर जहां से निकला है वहां पर पहुंचता है, फिर जहां से वो पहुंचा फिर दूसरी तरफ जाता है, फिर दूसरी तरफ से वापस आके अपने डेस्टिनेशन जहां से वो शुरुआत किया था वहीं पर पहुंचता है। तो इस तरह को कहते हैं आवर्ती या बारंबारता। मुझे जरा से आर्ट करके दिखाइए ना। मेरे को पता था तो कमीना यही बोलेगा, मेरे को पता था, इसीलिए गुरुजी ये फ्रीक्वेंसी है कि गाली? ये फ्रीक्वेंसी है, ये गाली नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। चलो समझो। एक ही चीज बार बार रिपीट करते तो फ्रीक्वेंसी हो गई ना। ऐसे समझ लो, यहाँ पर एक बम्बू हमने लगा दिया, और यहां से धागे के माध्यम से एक गेंद को हमने बांध दिया। तो हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स को दाग दिया इसमें। तो इसने क्या किया, इस तरफ ऐसे ऐसे, फिर जब इस तरफ गया, इस तरफ गया, फिर जब इसने हाई पीक पर पहुंचा, वहां से वो आगे नहीं जा पाएगा, फिर से वो वापस आएगा, फिर से वो वापस आएगा, और इसी डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। पहुंचने के बाद फिर इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ पहुंचा, फिर इस पेंडुलम पेंडुलम की तरह। पेंडुलम ही है, यही पेंडुलम होता है। हाँ, तो फिर इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, फिर यहां से वापस अपने डेस्टिनेशन में आया। तो एक बार यहां से यहां तक गया और यहां से वापस अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा, तो इसको एक साइकिल कहते हैं। इसको एक साइकिल कहते हैं, और साइकिल को हम लोग मापते हैं अर्थ में। हम लोग मापते हैं अर्थ में। तो एक बार अपने डेस्टिनेशन से निकल के पीक पर पहुंचना, और पीक से निकल के फिर से डेस्टिनेशन में पहुंचने का जो प्रक्रिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और यही फ्रीक्वेंसी एक बार कंप्लीट करने को एक हर्ज कहता है। इसकी सबसे कॉमन यूनिट होता है हर्ज, जो जर्मन साइंटिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ज के नाम पर रखी गई है, क्योंकि इसके बारे में हेनरिक रुडोल्फ हर्ज ने इसको पहले हमारे सामने लाया था। एक हर्ज का मतलब होता है कि इवेंट एक सेकंड में एक बार होती है, या एक साइकिल पूरा करती है। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उतने तेजी से कोई चीज रिपीट होता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे 50-50 हर्ट्ज होता है तो अभी तो लगता है ना। 50, 100, 1000, 5000, लाख, करोड़, 5 करोड़, फिर 100 करोड़, इस तरह का ये होता है। जैसे जैसे हम इसको समझते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारा क्लियर होता रहेगा। हाँ, तो वो बिजली जो घर में आती है उसकी बात कर रहा हूँ। बिजली का 50 हर्ज होता है हिंदुस्तान में, अमेरिका में 60 हर्ज होता है। हम्म, हम्म। इमेजिन करो, आप एक स्विंग यानी झूले पर झूल रहे हो, एक तरफ गया और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो आपका एक साइकिल हो गया। क्या आजाद क्लियर हुआ? तो अगर आप एक साइकिल एक सेकंड में पूरा करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गया 1 हर्ज। अगर वही एक सेकंड के अंदर तुम 10 बार करते हो,
मतलब अपने डेस्टिनेशन से पिक और पिक से डेस्टिनेशन, ऐसे अगर 10 बार करते हो तो 1 सेकंड में आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10 हर्ज। अगर आप 1 सेकंड में 2 साइकिल पूरा करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ज होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कुछ मुख्य एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रखा हुआ है। वेव्स में क्या होता है? साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग, साउंड की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि आवाज कितनी हाई पिच यानी कि तीखी या कितनी लो पिच यानी गहराई में होगा। अब यहां पर एक छोटा सा सवाल है। अरे यार, तो मैंने लिख दिया तो सवाल करने की जरूरत नहीं। लो फ्रीक्वेंसी जैसे 50 हर्ज का होता है तो साउंड बहुत डीप होता है और इसको हम लोग बेस कहते हैं। जब हम किसी गाना सुनते हैं तो बेस में हमें ज्यादा आनंद आता है क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी के गहराई में हम लोग जाते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी जैसे 5000 हर्ज हो गया यानी कि 5 किलो हर्ज हो गया तो साउंड जो है वो शार्प हो जाता है यानी कि तीखा हो जाता है और इसको हम ट्रेबल ही कहते हैं। हम टिपिकली इंसान जो है वो 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक की आवाज को सुन सकता है। इससे ज्यादा हुआ तो इंसान के कान उसको सुन ही नहीं सकता है। क्या यहां पर एक सवाल का जवाब दोगे तिवारी जी? तिवारी जी, जी आदेश कीजिए गुरु जी, कौन सा अब मुझे सवाल है? बताइए, कहते हैं समंदर के अंदर अगर एक बूंद खून कहीं गिर जाए तो 10 किलोमीटर दूर रहते हुए शार्क मछली उसको सूंघ लेता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? है गुरु जी, वो उसको वही फ्रीक्वेंसी आती होगी, और वेल मछली 1000 किलोमीटर तक कोई भी आवाज सुन सकती है दूसरे वेल की। कारण यही तो, सवाल तो यही है। सर वो अपने पास से एक फ्रीक्वेंसी भेजती है। और उस गुरु जी, का नाम क्या है? गुरुजी हार्ट ऑफ चेम्बर, सोनार सबका जीव का अलग अलग जो है ना चेम्बर हाँ। बना रहता है, तो उसके हिसाब से उसकी क्षमता रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं तुम्हें इसका सवाल का जवाब दे देता हूँ। शार्क मछली, शार्क शुक्रवार पे, मछली शुक्रवार। जो वेब को छोड़ता है उसको कहते हैं सोनार वेब। उसको कहते हैं सोनार वेब। सोनार सोनार होता है। वो इतना तीखा होता है, अगर उस वेब को किसी इंसान के ऊपर आजमाया जाए तो उसके मुंह, आंख और कान से खून निकलेगा। इतना तीखा होता है वो। कभी आप लोगों ने देखा होगा, पनडुब्बी। रात में बिल्कुल सुनसान होता है और इस सुनसान में कुत्ते अक्सर भौंकते रहते हैं। ऐसा क्यों? उनको सुनाई पड़ता है, हमको नहीं गुरु जी। देखो, हमारा ज्यादा से ज्यादा रेंज होता है 5 किलो हर्ज। 5 किलो हर्ज तक हम लोग साउंड को सुन सकते हैं। क्या आपको पता है 10 किलोमीटर दूर में कोई हल्की सी अगर आवाज होता है तो कुत्ते को वो सुनाई देता है? अरे गुरु जी, फिर उनको नींद कैसे आती है? यही इसीलिए तो उनको नींद नहीं होता है। लोग कहते कुत्ते की तरह भूखते रहते हो। मेरे वहां एक कुत्ता है गुरु जी, एकदम आदमी की तरह रोता है, मैं उठ जाता हूँ 2 बजे। मैं बोला अच्छा, कौन रो रहा है? अरे वो लेजी होगा, यानी कि वो कहते हैं आलसी कुत्ता होगा। हाँ, उसका नाम राजू है, कभी वॉचमैन से पूछा कभी तो कभी बोलता उसका कुत्ता नाम राजू है। बच्ची का खुद का बच्चा जैसे डॉक्टर है वैसे डॉक्टर नहीं है। तो बातों को यहां से आगे बढ़ाते हैं। हम टिपिकली 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज की आवाज को सुन सकते हैं। इसके बाद और टाइप की आवाज होगी क्या यहाँ पे गुरु जी? जो इंसान हाँ, का कान और जो आंख देख नहीं सकता, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है? हर वक्त एग्जिस्ट करती है। हर वक्त एग्जिस्ट करती है। कुत्ते से उसी को ज्यादा, कुत्ते उसी से उसी को ज्यादा। निगेटिव एनर्जी बोलते हैं क्या, भूत प्रेत? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मनगढ़ंत कहानी है। भूत प्रेत ये मनगढ़ंत कहानी है। हाँ 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 हाँ। लेकिन कुत्ते से ज्यादा रफ्तार से अगर कोई जानवर धरती पर सुन सकता है वो होता है हाथी। हम्म। हाथी 30 किलोमीटर दूर से आवाज सुन सकता है। ओ। और आप लोग जानते हो, बैट बैट जानते हो ना? बैट का हाँ हाँ, चमगादड़। चमगादड़। और वो तो बिल्कुल अंधा होता है, एकदम से अंधा होता है। सब कहते हैं उसको रात में दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल गलत है। बैट जो होता है, चमगादड़ जो होता है, वो बिल्कुल अंधा होता है। फ्रीक्वेंसी पे चलता है गुरु जी।
वो पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी पे चलता है। वो हर वक्त अपने मुंह से एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, और वही फ्रीक्वेंसी जब किसी चीज में टकरा के उसको पास वापस आता है रिटर्न तभी आती है। वो जान जाता है। यहां तक कि उसके पास ऐसा सेंसर है, फल पका है या कच्चा है, वो उसको भी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि फल पका हुआ है या कच्चा है। तो चलो, तो ये सब तो ठीक है गुरुजी, उल्टा क्यों लटकता है वो? ये अगर वो सीधा लटकेगा वो मर जाएगा, इस वजह फ्रीक्वेंसी से। में उसके हाँ, दिमाग में ब्लड चला जाएगा। हाँ, इस वजह से मर। तो पहले हमने यहां पर देखा फ्रीक्वेंसी क्या है। अब उस फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत हमने ध्वनि तरंग यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी को देखा। और ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जो रफ्तार होता है वो रफ्तार होता है 327 मीटर प्रति सेकंड। अगर हमने आवाज किया तो उसको जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होता है। जैसे हमें घर से निकल के किसी दूर में जाना होता है तो हम बस, साइकिल या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक जरिया हमको भी जरूरत होता है। उसी तरह हवा हो या तुम्हारा ध्वनि तरंग हो या रेडियो तरंगे हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हो या प्रकाश की तरंगे हो, ये सारे तरंगों को जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होता है जो कि हवा उनको ये वेट सर, सिट डाउन। प्रदान करता है। तो ऑडियो तरंग के बाद जो दूसरा तरंग हमारा होता है वो प्रकाश की तरंगे होते हैं, यानी कि लाइट फ्रीक्वेंसी। लाइट फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि हमें कौन सा कलर दिखेगा। कभी ये इसके बारे में सोचा था? लाइट फ्रीक्वेंसी आपके कलर का डिसाइड करता है। कभी इसके बारे में सोचा था? वही अलग अलग जो कलर होते हैं उनकी एलईडी फ्रीक्वेंसी गुरुजी, अलग अलग ब्लू होती हैं, कलर। और हमारा जो आंख उनको सेंस करता है फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ही सेंस करता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे आजाद, इंसान को छोड़ने के बाद धरती पर ऐसा कोई जानवर है जिसको कलर दिखता है? नहीं गुरुजी, नहीं दिखता है, सब उल्टा सुल्टा दिखता है। तो एक बात मुझे बताओ, सांड को अगर लाल कलर दिखाया जाता है तो क्यों वो बिगड़ जाता है? बता। गुरुजी वो लाल उसको दिखता नहीं है, उसका कुछ अलग प्रतिबिंब बनता होगा गुरुजी उसके अंदर। वो सर उसको इमोशन शायद रिलेटेड होगा गुरुजी। फ्रीक्वेंसी मिलता होगा सर, उसका लाल अंदर कलर कुछ से। है, उसको अंदर कुछ है, उसको कोई दिखाया अरे था। कुछ नहीं, सुनो सुनो सुनो। हमारे आंख के रेटिना में दो तरह का कलर पिक्सल होता है। एक सिलेंडर होता है, एक प्रिज्म होता है। और ये जो प्रिज्म होता है यानी कि त्रिकोणा कांच के माफिक जो प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म के माध्यम से इंसान ही एकमात्र जानवर है वो कलर को पहचान सकता है। बाकी सभी के आंख में ओनली सिलेंडर लेंस होता है। इंसान के आंख में जानवर नहीं गुरुजी, प्रिज्म लेंस। इंसान प्राणी है। हाँ, वही प्राणी जानवर बना दिया। आप। नहीं गुरुजी, रेनबो जो होता है, हाँ, रेनबो सिर्फ इंसान ही समझ सकता है उसको, सारे कलर को, और कोई नहीं। कोई नहीं। इंसान की आंख जो है कई करोड़ कलर को पहचान सकता है, क्योंकि इंसान की आंख के अंदर प्रिज्म होता है और ये सिलेंडर के साथ प्रिज्म होता है। सिलेंडर जो होता है वो रफ्तार प्रदान करता है और प्रिज्म जो होता है वो कलर दिखाता है। और इंसान को छोड़ने के बाद सभी जानवरों में प्रिज्म ही नहीं होता है, इसलिए कोई भी जानवर कलर को नहीं दे सकता है। और वो और कैमरे में भी नहीं दिखेगा गुरुजी, हम देखते हैं, सिर्फ हम देखते हैं इसलिए दिखता है। हाँ, वही। कैमरा भी नहीं देख सकता कलर। ना ना, बिल्कुल नहीं। ये तो तो बड़ी चलो आश्चर्य की सर बात है। जो यहां से। आँख खराब होता है सर, हाँ, वो क्यों होता है मतलब? अबे हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी क्लास करेंगे, आंख खराब हुआ अच्छा अच्छा, गधेड़ा। नहीं हम सर, लोगों सॉरी को सॉरी 5वीं क्लास सॉरी में सर, पढ़ाया गया था थैंक गुरुजी, यू सर। चंद्रमा पे काले धब्बे क्यों दिखाई देते हाँ। हैं। वही हो गया इनका सवाल। खरगोश बैठा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं प्रकाश की तरंग, और प्रकाश तरंग ये तय करता है कि हमें कौन सी कलर देखना है। लो फ्रीक्वेंसी लाइट रेड कलर का होता है, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट वायलेट कलर का होता है। यानी कि यहां से समझ जाओ, फ्रीक्वेंसी अगर घटा तो हमें कौन सा कलर दिखेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो हमें कौन सा कलर दिखेगा।
इसके बाद आते हैं रेडियो वेव्स में, यानी कि बेतार तरंग, जिसके अंदर कोई तार का इस्तेमाल नहीं होता है, उसको कहते हैं रेडियो। रेडियो स्टेशन के अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी जाती है ताकि उनके सिग्नल्स आपस में मिक्स ना हो। आप अपने रेडियो को जब ट्यून करोगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग स्टेशन को सुनते हैं। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि बिजली में। हमारे घरों में आने वाली अल्टरनेटिंग करंट एसी की एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होता है। इंडिया में यूजुअली ये 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब है कि करंट 1 सेकंड में 50 बार अपने डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव को बदलता रहता है। यूएसए जैसे कंट्री में ये 60 हर्ट्ज का होता है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग में। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, जैसे कि 2.5 गीगाहर्ट्ज। यह बताता है कि प्रोसेसर एक सेकंड में कितना ऑपरेशन कर सकता है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही फास्ट प्रोसेसर। नेटवर्क्स वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते हैं, ताकि वो एक दूसरे से इंटरफियरेंस ना करे और डाटा को एफिशिएंटली सेंड कर सके। हर रोज की जिंदगी में हार्ट बीट, हमारा दिल की जो धड़कन होता है, वो की फ्रीक्वेंसी पर मिनट बीट्स की संख्या है। पेंडुलम का झूलना, एक पेंडुलम 1 सेकंड में कितनी बार झूलता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। किसी इवेंट का होना, मैं कितने फ्रीक्वेंसी से जिम जाता हूं, इसका मतलब है कि आप कितनी बार जिम जाते हो। जैसे हफ्ते में 3 बार, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को कैसे मापते हैं? फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है एक फिक्स्ड टाइम, जैसे 1 सेकंड में होने वाले इवेंट्स के नंबर को काउंट करना है। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का सबसे सिंपल तरीका है कि एक फिक्स्ड टाइम मान के 1 सेकंड हम चलते हैं, 1 सेकंड में होने वाले इवेंट्स के नंबर को काउंट करना। फार्मूला क्या है? एफ होता है समय, सेकंड्स में इवेंट्स की संख्या, या वेब के लिए एफ इक्वल टू लैम्बडा भी। एफ इक्वल टू लैम्बडा भी। किसी फ्रीक्वेंसी को अगर तुम हिसाब करोगे कैसा होता है, तो इस फॉर्मूला का तुम लोग इस्तेमाल करोगे, एफ इक्वल टू लैम्बडा भी। एफ यहां पर फ्रीक्वेंसी है, भी वेब की स्पीड यानी कि वेलोसिटी, और लैम्बडा हो गया वेवलेंथ। 2 कंसेक्यूटिव पीक थ्रो के बीच की डिस्टेंस। इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कोई चीज कितने तेजी से कितनी बार बार रिपीट होता है। यह साइंस इंजीनियरिंग के कई फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फिर वेब का डेफिनेशन क्या है? तो वेब क्या है? वेब एक डिस्टरबेंस है। वेब एक डिस्टरबेंस है यानी कि गड़बड़ी है, या एक वाइब्रेशन है यानी कि कंपन है, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करता है। ध्यान से इस बात को याद रखना, इस लाइन को अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना। एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करता है बिना मैटर को ट्रांसफर किए, यानी कि पदार्थ को जिस जगह में पदार्थ है उसी जगह में उसको रहने देता है, लेकिन उस पदार्थ में जो एनर्जी क्रिएट हुआ उसको एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करता है। कुछ समझ में आया क्या? ये लाइन मैंने कहा अभी, एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करता है लेकिन पदार्थ को नहीं करता है। ये समझ में आया क्या? जी आ रहा है सर। जरा सोचो, इस सिंपल वर्ड में समझते हैं। इमेजिन करो एक स्विमिंग पूल में पानी बिल्कुल शांत है।
अब आप उस पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंको, क्या होगा? पत्थर जहां गिरा वहां एक डिस्टरबेंस पैदा हुआ। यही डिस्टरबेंस पानी में गोल गोल होके आगे बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं वेव। आप देखोगे कि पानी की सरफेस पर बनने वाली ये वेव्स आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो पानी की पार्टिकल्स है वो सिर्फ ऊपर नीचे अपनी जगह पर ही मूव कर रहे होते हैं, वो आगे नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पत्थर के माध्यम से जो कंपन हमने पानी में पैदा किया, उस कंपन में जो ताकत जनरेट हुआ, वही ताकत जो है उस सेंटर पॉइंट से किनारे के ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन उस जगह का पानी कभी आगे नहीं बढ़ता है। गुरुजी लेकिन दिखाई तो हमें यही देता है। यही तो, इसीलिए तो इसीलिए कहने का मतलब है, यही चीज होता है जो आमतौर पर इंसान के दिमाग के अंदर नहीं आता है। यही चीज इंसान के दिमाग के अंदर नहीं आता है, और इंसान समझता है कि पानी एक जगह से दूसरे जगह में चला जाता है। अबे एक काम करो, वो उस तरंग के ऊपर एक कागज का टुकड़ा डाल दो, अब वो देखोगे कि वो कागज का टुकड़ा उसी जगह में नीचे ऊपर ऊपर नीचे होगा, कभी वो किनारे तक नहीं आएगा। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? लेकिन सर जो समुद्र की लहरें होती हैं वो चीजों को खींच के किनारे तक ले जाती हैं। सुनामी अलग चीज है। वो ये सुनामी नहीं, समुद्र की लहरें बोल रहा नहीं हूं। नहीं, समंदर का लहर अलग चीज है, और ये तरंग जो है वो अलग चीज है। समझ रहे हो ना? जी जी। समुंदर के लहरें अलग चीज है, और ये जो तरंग बनता है ये अलग चीज है। तो यहाँ एनर्जी, पत्थर गिरने की शक्ति आगे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पानी यानी कि मैटर अपने जगह पर है। यही फिनोमिनन है वेव का, और वेव का यही होता है डेफिनेशन। की पॉइंट्स ऑफ हुआ एनर्जी ट्रांसफर। वेव का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एनर्जी को ट्रांसमिट करना। जैसे साउंड वेव हमारी आवाज की एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, और लाइट वेव सूरज की एनर्जी को हमारे तक लाता है। अब जरा सोचो, अगर मैटर गति करता, अगर पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह में जाता, तो जब हम बोलते हैं तो हमारे आवाज के साथ हवा भी आगे निकल जाना चाहिए। हवा क्या जाता है आगे? नहीं गुरुजी। हवा बस उसको रास्ता दे देता है, भाई तू जा, मैं तेरे को रास्ता दे दिया, तू आगे बढ़ जा। इसके बाद देखते हैं नो मैटर ट्रांसफर। वेब मीडियम के पार्टिकल्स को खुद आगे नहीं ले जाता, बल्कि पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाता है। मीडियम के पार्टिकल्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते रहते हैं, यानी कि ऊपर नीचे होते रहते हैं। मीडियम, ज्यादातर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम यानी कि माध्यम की जरूरत होता है। जैसे साउंड वेव को हवा, पानी या किसी सॉलिड मीडियम की जरूरत होता है। इन्हें मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। नो मीडियम रिक्वायर्ड। कुछ चीजें होते हैं जिनका मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। कुछ वेब ऐसे भी होते हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होता है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि शून्य, जहां पर कोई हवा, पानी, नमी, धूल कुछ नहीं होता है, उसमें भी ये ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेस में इन्हें इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्पेस, आपका स्पेस में आपका हवा होता है ना? नहीं, स्पेस में हवा है क्या? आप 16 किलोमीटर तक हवा जाएंगे, 16 किलोमीटर के बाद आपका वहां से आपका हवा ये सब बंद हो जाएगा, तो वहां से शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। हाँ, ना हवा, ना पानी, ना नमी, ना कुछ होता है। हाँ, वही वैक्यूम से बात होती है। डार्क तो मैटर होता है गुरुजी, डार्क मैटर। वैक्यूम, तो उसी तरह वैक्यूम में जो ट्रांसमिट करते हैं, उन तरह का वेब को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब। जैसे लाइट वेब हो गया, रेडियो वेब हो गया, और एक्सरे हो गया। इन तरह का वेब को जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। वेब कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक मैकेनिकल वेब यानी कि यांत्रिक तरंग, जो कि यंत्रों के माध्यम से निकलते हैं। इन्हें ट्रैवल करने के लिए एक फिजिकल मीडियम चाहिए ही होता है, तो इन तरह का वेब के लिए एक मीडियम की जरूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल,
साउंड वेब, वाटर वेब, सिस्मिक वेब, अर्थक्वेक, ये सारे चीज है एक मीडियम की जरूरत होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया या विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से बनती है। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरे, गामा रे, ये इनविजिबल रेज, ये भी विदाउट मीडियम ट्रैवल करते हैं। अब सोचो जरा, यानी गुरुजी अगर निर्मात में भी ये मतलब रन करेंगे उनको माध्यम के। बिल्कुल, अभी मैं गुरुजी, वही तो चीज तुमको बताता हूँ, वही चीज मैं, बताता मैं, हूँ। मैंने दो वेव सुना है, सिलोन और मीडियम वेव, रेडियो वाला। वही चीज मैं बताता हूं यहाँ पर। जरा सोचो, जब चांद के सतह पर हमारा चंद्रयान गया था, तो धरती के कुछ किलोमीटर के बाद कोई मीडियम है क्या? नहीं, कुछ नहीं है गुरुजी। वैक्यूम है ना। तो जमीन पर बैठ के हम चांद के सतह पर उन चीजों को रिमोटली कैसे कंट्रोल करते हैं? जी जी जी। वेब के माध्यम से। वेब के कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स। जब हम वेब की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स यूज करते हैं। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, वेब की हाइट या उसकी डिस्टरबेंस की इंटेंसिटी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा एनर्जी। एम्पलीट्यूड समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। अभी अगर यहां से तुम लोगों ने गलती किया तो आगे चल के यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। फिर वहां पर अगर जवाब नहीं दिया ना तो सर फोड़ डालूंगा सबका, याद रखना। तो एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, वेब की हाइट या उसकी डिस्टरबेंस की इंटेंसिटी को जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा एनर्जी। अब बताओ 2G 3G 4G 5G में एम्पलीट्यूड सबसे किसका ज्यादा होगा? 5G। 5G का। 5G का। और 5G का जो एम्पलीट्यूड होता है वो मिलीमीटर में होता है, और 2G का जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है। अब इसके बाद आते हैं वेवलेंथ यानी कि तरंग की दैर्घ्य यानी कि लंबाई, तरंग की दैर्घ्य यानी कि लंबाई। और ये जो सिंबल है इसको कहते हैं लैम्बडा। वेवलेंथ, जैसे हम ओम्स का सिंबल बनाते हैं, जैसे हम फैराड का सिंबल बनाते हैं, जैसे हम टेस्ला का सिंबल बनाते हैं, उसी तरह वेब का ये सिंबल बताता है लैम्बडा, यानी कि लामड़ा गुरुजी। लाम्बड़ा गुरुजी, लाम्बड़ा। और कोई नाम ही नहीं लगा गुरुजी, इसका क्या मतलब बोला? साइंटिस्ट का नाम था क्या? हाँ बिल्कुल। वेब को दो कंजेक्यूटिव पीक यानी कि ऊंचा बिंदु या थ्रो यानी कि निम्न बिंदु के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। ये समझ में आ गया या नहीं आया? आए गुरुजी आए। सभी को आया या किसी को एक को, किसी को नहीं आया? गुरुजी मेरे को नहीं आया। क्या बात है। चल अभी देख, ये होता है तरंग, हाँ। ये होता है तरंग। अगर इसका इमेजिनरी लाइन हम बना देते हैं तो ये हो गया हमारा पीक हो गया, और ये हो गया डाउन। अब इसका पीक यहां पर है, इसका पीक यहां पर है। यहां से यहां तक की जो दूरी होता है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, या ये हो गया डेप्थ और ये हो गया डेप्थ। ये दोनों के बीच में जो दूरी हुआ उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। समझ में आया क्या नूरुल? गुरुजी हाँ। सत श्री अकाल। गुरुजी इसको तो एम्पलीट्यूड बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे? किसको? ये इसका हो गया और इसका हो गया। ये हाँ वाला, इसको हम हाई और लो कहते हैं ना। हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी में फर्क क्या है आप देखिए। हाँ। अभी दिखाता हूं आपको। ये फ्रीक्वेंसी को आप देखिए, ये फ्रीक्वेंसी 2G है। ये फ्रीक्वेंसी को आप देखिए, ये हो गया आपका 3G। और इस फ्रीक्वेंसी को आप देखिए, ये हो गया आपका 4G। 4G। अच्छा, और उसमें इस फ्रीक्वेंसी को आप देखिए,
ये हो गया आपका 5G। अब मतलब कि उसमें साइकिल ज्यादा होंगे। साइकिल तो वो 100% ज्यादा होंगे। फर्क देखिए, इसकी ऊंचाई को देखिए और इसकी ऊंचाई को देखिए, बड़ा है। हाँ। तो ये 2G से 3G हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसकी ऊंचाई एम्पलीट्यूड को देखिए। एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए ना। एम्पलीट्यूड तो होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो आयाम होता है, यानी कि एक सेकंड में कितने बार हुआ, वो आयाम को एम्पलीट्यूड कहते हैं। दीदी कौन परिवर्तन करे से गुरुजी नहीं जितने गुरुजी। बैंड हमारा बढ़ेगा उतना ही एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा ना। गुरुजी हाँ, स्वाभाविक एक मतलब एक डेफिनाइट दूरी में अगर हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो 100% वो उसकी आयाम भी बढ़ेगा। 100%, यानी कि एक गुरुजी सेकंड में ये तो आपका आप जो पढ़ा रहे हो वो अगर ठीक से पढ़ ले तो फिर नासा का एस्ट्रोनॉट का भी एग्जाम दे सकते हैं आप। पहले तो आप अपना मोबाइल को समझ जाओ, फिर एस्ट्रोनॉट बनो। गुरुजी नहीं अल्टीट्यूड और एम्पलीट्यूड मोबाइल में क्या फर्क है? अल्टीट्यूड होता है, ये मान के चलो आप यहां पर खड़े हैं और यहां पर आपका फ्रीक्वेंसी जा रहा है। या मैं आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं अल्टीट्यूड क्या होता है। ये आप धरती पर यहां पर खड़े हुए हैं, है ना। जी जी। इस इस धरती को भी थोड़ा अच्छे से बनाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप मान के चलिए ये धरती है, आप यहां पर खड़े हुए हैं जी और जी। आजाद यहां पर खड़ा हुआ है, और इस पॉइंट में हमारा जो है वो स्पेक्ट्रम है। इस पॉइंट में स्पेक्ट्रम है। अब यहां से आजाद की दूरी को आप नजर करिए और आपका दूरी को आप नजर करिए, क्या फर्क होता है। हमारा दूरी ज्यादा हो गया, उससे स्पेक्ट्रम से आजाद का कम हुआ। हाँ, तो इसको कहते हैं अल्टीट्यूड, यानी कि समंदर तल से आपका फ्रीक्वेंसी कितना दूर में, इसको कहते हैं अल्टीट्यूड। समंदर तल से आपका स्पेक्ट्रम का डिस्टेंस को एल्टीट्यूड कहते हैं। समझ में आ गया क्या। जी 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 गुरुजी। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरी तरह इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसके बाद भी कुछ अहम जानकारी है हमारे पास। तो जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, वेव की हाइट या उसका डिस्टरबेंस की इंटेंसिटी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा एनर्जी। अब देखते हैं वेवलेंथ। वेव के दो कंजेक्यूटिव पिक्स, ऊंचा बिंदु या निम्न बिंदु के बीच को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, यानी कि दोनों तरंगों के बीच में जो दूरी है। और फ्रीक्वेंसी एफ, यानी कि आवृत्ति, एक सेकंड में कितने बार इसने आवृत्ति किया, एक सेकंड में कितनी कंप्लीट साइकिल या ऑक्सीलेशन होते हैं, जिसकी हमें पहले से ही डिस्कस किया था। इसके बाद आता है पीरियड, यानी कि टाइम, आवर्त का काल, कितना टाइम में यह होता है। एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में लगने वाला टाइम 1/f फ्रीक्वेंसी। वेब का स्पीड, तरंग की गति, जिस स्पीड से वेब एनर्जी को मीडियम में ट्रैवल करवाता है, जिसको कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी दैट इक्वल टू f इंटू लैम्बडा। तो इन शॉर्ट वेव सिर्फ एनर्जी कैरी करती है वाइब्रेशन के थ्रू। नो मैटर, जब तरंग गति करता है वो मैटर को साथ में नहीं लेता है, सिर्फ तरंग ही आगे गति करते हैं, यानी कि एनर्जी ही एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी और फेज शिफ्ट जैसा कॉन्सेप्ट का बेस है। अब यहां पर हम ये मत पूछ लेना फेज शिफ्ट क्या है, इसको इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे 1 घंटा और चला जाएगा। यहां से क्लियर कर लो, यहां से क्लियर कर लो, या तो स्नैपशॉट ले लो। इसका एक एग्जांपल भी मैंने यहां पर दे रखा है, स्नैपशॉट ले लो। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन। अगर हम नेटवर्क के बारे में पढ़ने जाएंगे और हम फ्रीक्वेंसी ही क्या चीज हमें मालूम नहीं है, तो नेटवर्क सेक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ के फायदा क्या है, हमें तो समझ में ही नहीं आएगा। गुरुजी हाँ, जो 5G का नेटवर्क दिया था, फ्रीक्वेंसी ज्यादा बड़ा करके दिया था, वो थोड़ा छोटा करके दिया था, तो आदमी के मोबाइल थोड़ा नेटवर्क थोड़ा कम मिल जाएगा ना।
क्या बोला रे? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। किसी को समझ में आया क्या इसने क्या सवाल किया? नहीं है, 2G के लिए जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, 4G के लिए जितना चाहिए, 5G के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए ना। उसके लिए हमारा बिल्कुल आगे की तैयारी है। हम तो देखेंगे। वो तोयरी तोयरी नहीं है, वो थोड़ा शॉर्टकट आप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लाइफ में शॉर्टकट में मत जाना। जहां शॉर्टकट में जाओगे वहां मरना तुम्हारा तय है। इसीलिए शॉर्टकट का नाम भी मत लेना मेरे सामने। समझ में आया ना? पहले तो तुमने ये कहा कि अगर 5G नेटवर्क है तो उसमें ज्यादा खपत होता है, एनर्जी जो है वो ज्यादा खर्चा होता है, यही तुमने कहा ना? यस गुरु जी, यस। तो मुझे ये तो बता दो क्यों खर्चा होता है, खर्चा ये जानना जरूरी है, या खर्चा होता है ये जानना जरूरी है? क्यों खर्चा होता है? वो तो खर्चा ऐसे होता है, 5G स्पीड चल रहा है इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी जानकारी बिल्कुल अलग है। तो इसके बारे में हम आगे जैसे जैसे क्लास हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसको समझेंगे। गुरुजी नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं, जैसे हम जब बोलते हैं तो हमारी जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हमें कम ताकत लगानी पड़ती है, हम्म। लेकिन जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, तेज चिल्लाते हैं, तो हमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। सिंपल बात है। तुमने क्या किया, जब तुमने अपना एनर्जी को लो लेवल में रखा तो तुम्हें कम सुनाई दिया। हम्म, जब तुमने अपने फ्रीक्वेंसी को हाई लेवल में ले लिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, तो रीच उसका जल्दी हो गया। जी। लेकिन ताकत तो ज्यादा लगी ना हमारी, हाँ बिल्कुल। इसीलिए बैटरी ज्यादा खपत होती है। यहां पर एग्जाम्पल को तुमने देख लिया कि अगर एक वेब की स्पीड 300 मीटर प्रति सेकंड है, ध्यान से देखना। अगर एक वेब की स्पीड 300 मीटर प्रति सेकंड है और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ज है, 100 हर्ज मतलब समझ में आ रहा है ना? जी जी, प्रति सेकंड वो 100 बार नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। हाँ। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? लैम्बडा इक्वल टू 300/100, उसका हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी कि 3 मीटर, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी के बीच में जो गैप रहेगा वो 3 मीटर रहेगा। क्लियर? जी जी। चलो, अब अगर हमारा फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गया हो तो क्या मुझे बता सकते हो इसके बाद हमारा वो कौन सा पॉइंट आना चाहिए जो नेटवर्क के लिए जरूरी है? हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लिया। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में जब हमने जान लिया तो मोबाइल के अंदर जब हम सिम कार्ड को डालते हैं तो नेटवर्क सेक्शन के माध्यम से ये जब प्रोसेस होता है तो एक स्पेसिफिक बैंड के ऊपर वो काम करता है, यही है कि नहीं? जी जी। तो बैंड जो है वो एक अहम टॉपिक है। अभी तुम लोग कहते हो कि गुरुजी हमने जियो सिम डालते हैं तो नेटवर्क नहीं आता है, लेकिन अगर एयरटेल डालते हैं तो वो नेटवर्क आ जाता है। या सिर्फ हमारे मोबाइल में BSNL आ रहा है, बाकी जियो एयरटेल एयरसेल कुछ नहीं आता है। तो इसको हम क्या समझेंगे? वो बैन बैन खराब है, वो बैन खराब होता है। तो वही तो मेरा सवाल है, बैंड क्या है? क्या चीज बैंड है? और कितने तरह का बैंड होता है? हर बैंड में फ्रीक्वेंसी कितना होता है? हर बैंड क्या हर कंट्री के लिए एक जैसा होता है, या कंट्री के हिसाब से बैंड भी बदल जाते हैं? वो कंट्री के हिसाब से बैंड बदल जाते हैं गुरु जी। ऐसा करने का मतलब क्या होता है? सबकी जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से अलग अलग होती है सर। हम्म। और गुरु जी, और एक बात है, हम्म। नेटवर्क बहुत अच्छी है। फैक्ट नेटवर्क के लिए क्या उसको सॉल्यूशन क्या है? नहीं गुरुजी, इसको हाँ। वर्ल्ड वाइज वैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोवाइड की जाती भी। आप इतनी हर एक प्रोवाइडर को भी आप इतनी फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे, वो नहीं 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 इस नहीं नहीं फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, गवर्नमेंट का काम है स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और सर्विस प्रोवाइडर का काम है बैंड नंबर देना और उस नंबर में फ्रीक्वेंसी सेट करना। ये सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है। क्या जो हमारे यहाँ पे जो बैंड यूज हो रहा है हम्म। सिर्फ
वो दूसरी जगह पे भी किसी जगह पे कंट्री में यूज होता है? बिल्कुल होता है, हाँ लेकिन उसमें फर्क है ना, जी। कंट्री के हिसाब से बैंड नंबर चेंज हो जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहता है। आपको अभी ओके एक ओके। एक चीज जान के भी बड़ा अचरज लगेगा। 900 मेगाहर्ट्ज में आपका 2G चलता है, जी 900 मेगाहर्ट्ज में आपका 3G भी चलता है, 900 मेगाहर्ट्ज में आपका 4G भी चलता है, और 900 मेगाहर्ट्ज में आपका 5G भी चलता है। अब बताइए मुझे क्या होगा? ये तो सब आपस में टकरा जाएंगे ना। जी। तो सबसे पहले बैंड क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। जब हमें बैंड पता चलेगा, हमने फ्रीक्वेंसी को जान लिया, अब अगर हम बैंड को जान लेंगे तो फिर हमारा आगे का जो सफर होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, जी जी जी। आ जाते हैं गुरुजी यहाँ पर। गुरुजी, हाँ। मेरा पास एक मोबाइल था, वो नेटवर्क बहुत अच्छी है, हम्म, देखने के लिए पूरा फुल नेटवर्क है। कॉल हम्म। लगाने के बाद उसको बोल रहा है मोबाइल नेटवर्क नॉट अवेलेबल। इल्यूजन एक चीज होता है, क्या तुम्हें मालूम है क्या? इल्यूजन एक चीज होता है, तुम्हें मालूम है? नहीं है गुरुजी, वो मतलब चलो तुम्हें बताता हूं इल्यूजन क्या चीज होता है। अगर अगर तुम्हें बंडल में दिखा दो, अरे बंडल सुन में ले, दिखा दो। सुन ले। अगर तुम्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो रेगिस्तान में तुम देखोगे कुछ दूर में तुम्हें पानी दिखता है, और तुम जब दौड़ के उस जगह में पहुंचते हो तो उस जगह में कुछ नहीं होता है। इसको कहते हैं इल्यूजन। और यही चीज मोबाइल में जब फ्लोटिंग नेटवर्क होता है, तो फ्लोटिंग नेटवर्क में नेटवर्क तो तुम्हें बिल्कुल दिखाता है, लेकिन जब उसके ऊपर दबाव आता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। आई बात समझ में? चलो आगे यहां पर देखते हैं। इंडिया का देखने के मोबाइल लिए नेट पानी मिलता है गुरुजी, ठीक है। देखने के लिए पानी मिलता है, जाने के बाद वो पानी नहीं मिलता है, तो तो उसको तो पानी पानी तो चाहिए ना। हम अरे कैसे यार सुन ना, जाएगा वही बोलो। और सुन सुन। शायद अली चलने दे। इस ठीक तरह है। का सवाल करके वक्त को बर्बाद मत कर, इस तरह का सवाल मत कर। जो इस क्लास के दौरान मैं पढ़ाता हूं उस तरह का अगर सवाल है तो सवाल कर। तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। ठीक है ना? आप बोल रहे हैं जे नेटवर्क और पानी ने ये उसके बदल में वही बोल दिया ना, इसलिए। अभी हमने नेटवर्क सेक्शन में गए ही नहीं है। ठीक है अभी गुरुजी। हम बस नेटवर्क को समझते हैं, नेटवर्क हमारे मोबाइल में कैसे प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। ओके ठीक है? गुरुजी, ओके। तो इंडिया के मोबाइल नेटवर्क्स में 2G, 3G, 4G, 5G के लिए मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग बैंड नंबर्स असाइन किए गए हैं। नीचे एक क्लियर लिस्ट है जो GSM, UMTS, LTE और 5G NR बैंड्स को कवर करता है। अब शायद अली मुझे एक बात बताओ, GSM क्या, UMTS क्या, LTE क्या, NR क्या, ये पता है तुमको? पता है? जीएसएम एक ऑफसाइड होता है, और जो मोबाइल बनाया था फर्स्ट टाइम वही तैयार किया था ना, और बाद में 2 क्वेश्चन किया था, मेरे को पता नहीं है। तेरे बगल ग्लो में कोई खड़ा है क्या? बोल तो 50 रुपया दूंगा, तोरे को ठुकाई करेगा। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल फोन गुरुजी। हाँ। अभी यहां पर हम आ जाते हैं, पूरी तरह से इनको समझेंगे। इंडिया के मोबाइल फ्रीक्वेंसी और बैंड के नंबर। 2G GSM के अंतर्गत आता है, और GSM में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड और GSM 900 होता है। GSM 1800 मेगाहर्ट्ज का होता है, बैंड GSM 1800 होता है। अभी आते हैं 3G UMTS या WCDM है। इसके अंतर्गत 900 मेगाहर्ट्ज होता है और बैंड होता है 8। गुरुजी इसका मतलब कहने का जैसे जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है इसका नाम तो उतना ही दे दिया। नाम कैसे उतना दे दिया? आपका ऊपर GSM 900 बैंड, GSM 900।
हाँ, उसका बैंड नंबर, बैंड का नाम हो गया GSM 900, हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी हो गया 900 ही 900 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अभी वहीं पर 3G में आप आ जाओ, 3G में वही 900 मेगाहर्ट्ज, और बैंड का नाम क्या है? अच्छा, ये अभी बैंड 8 बन गया गुरुजी। आगे और खुलासा होगा, चिंता ना करो, आगे और खुलासा होगा। अभी वही 900 मेगाहर्ट्ज है, लेकिन बैंड का नाम चेंज हो गया 8। UMTS में 2100 मेगाहर्ट्ज, वो भी बैंड 1 के नाम से आता है। अभी आते हैं 4G एंड LTE में। 4G को लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी कि LTE कहते हैं, और LTE बैंड 5 850 मेगाहर्ट्ज लो बैंड के लिए, LTE बैंड 8 900 मेगाहर्ट्ज लो बैंड के लिए, LTE बैंड 3 1800 मेगाहर्ट्ज मिड बैंड के लिए, LTE बैंड 1 2100 मेगाहर्ट्ज मिड बैंड के लिए, LTE बैंड 40 2300 मेगाहर्ट्ज हाई बैंड यानी कि TDD, और LTE 41 2500 मेगाहर्ट्ज हाई बैंड एंड TDD। अब ये हर एक चीज को तुम जान लो। TDD क्या होता है, FDD क्या होता है, LTE क्या होता है, UMTS WCDA में क्या होता है। NR तो मैंने यहां पर लिख दिया, न्यू रेडियो, 5G NR जो है न्यू रेडियो है। और NR का बैंड को जरा देखो, N28 700 मेगाहर्ट्ज, N1 2100 मेगाहर्ट्ज, N3 1800 मेगाहर्ट्ज, N8 900 मेगाहर्ट्ज, N78 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज हाई बैंड सी बैंड TDD है। N 257 26 गीगाहर्ट्ज, यानी कि यहां पर MM वेब आपका आ गया हाई बैंड FR2। आपको पता है हिंदुस्तान में अभी ऐसा कौन सा जगह है जहां पर बैंड 257 और बैंड 258 चल रहा है? गुरुजी आर्मी में। ना, बेंगलुरु होगा गुरुजी, बेंगलुरु। वनली एंड वनली बेंगलुरु। बेंगलुरु में आप अगर कोई चीज को डाउनलोड करोगे तो 1 सेकंड में वहां पर GBPS में आपका डाउनलोड होगा। ये वहां पे मतलब खाली इंडिया में एक ही जगह पे है गुरु ऐसा? अभी एक ही जगह पर हुआ है, इसके बाद 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसका काम चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, और ये गुरुजी इसमें बहुत ज्यादा जो भी पैसा लॉन्च खर्चा करते होता हैं, है। जो भी लॉन्च करते हैं गुरुजी, सबसे पहले बेंगलुरु में ही पता नहीं क्यों करते हैं लोग। इसका इसका कारण है, वो इन्फो सिटी है, यानी कि उसको सिल्वर सिटी भी कहा जाता है। वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है पहले वहीं से बनता है। जी जी, IT का हब माना जाता है उसको। 2G बैंड नंबर। अगर बेंगलोर हाँ बोल आजाद। जी पाजी। गुरुजी, नहीं आबिद बोला था गुरुजी, जैसे हाँ अमेरिका के अगर मार्केट बंद है तो बिलांग से तो बेंगलुरु भी बंद है सर, ऐसा मानते हैं? हाँ। बिलांग अभी शैली जो शहर है अमेरिका का, वहां का अगर ठप है तो बेंगलुरु भी ठप। अच्छा, एक बात मुझे आबिद बताओ, मैं यहाँ जी पर तुम्हें बैंड में क्यों लेके आया? सर, बैंड के कारण ही तो नेटवर्क आता है ना, और उसका स्पीड उसी से ज्ञात होता है। अगर हमें बैंड का ही पता नहीं चलेगा तो हम नेटवर्क सेक्शन में घूमते रह जाएंगे। यस सर। तो 2G बैंड नंबर्स इंडिया और ग्लोबल स्टैंडर्ड, यही 2G बैंड इंडिया में क्या नंबर होता है और ग्लोबल स्टैंडर्ड? बैंड 8 GSM 900 मेगाहर्ट्ज, बैंड 8 GSM 900 मेगाहर्ट्ज, ये इंडिया यूरोप एशिया में यूज होता है। ये वाला चीज इंडिया एशिया यूरोप में इस्तेमाल होता है। इसका लो बैंड बोला जाता है, इसको लो बैंड बोला जाता है। कवरेज इसका स्ट्रांग होता है, रूरल एरिया में बेस्ट होता है। रूरल समझ में आ रहा है? ये ग्रामीण गांव सर, का है, शहरी गांव शहरी गांव क्षेत्र। में। नहीं नहीं, रूरल ग्रामीण हो गया। ग्रामीण ग्रामीण, ग्रामीण जी। ग्रामीण हो गया। बैंड 3 GSM 1800 मेगाहर्ट्ज, ये इंडिया यूरोप एशिया में कॉमन है। इसको मिड बैंड बोला जाता है। अर्बन एरिया में ज्यादा इसका यूज होता है, कैपेसिटी इसका हाई होता है। 2G में 850 900 लो बैंड, 3G में 850 900 लो बैंड, फिर 4G में भी 850 900 लो बैंड।
ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी, मेरा मेरा को एक कहना मतलब, जो 2G मेगा 900 मेगा हर्ट्ज के लिए बोल रहा है, वो थोड़ा 800 का आसपास मिल जाएगा तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसा होता नहीं रे। 900 मतलब 900 होता है, वो 899.99 नहीं होगा। 900 मतलब 900 होता है, ऐसा होता नहीं है जैसे तुम समझते हो। वही 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 तो क्लियर हो रहा हूँ। कभी कभी टाइम में ऐसा होगा तो उसको देखना पड़ेगा ना, थोड़ा चलो कम। तुम्हें मैं समझा देता हूं, तुम इसको समझना अगर चाहते हो। मान के चलो मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं और मुझसे कुछ डिस्टेंस में आजाद खड़ा है और उससे कुछ डिस्टेंस में आबिद खड़ा है। तुमने अगर कोई बात मुझे कहा तो फटाक से मैं सुन लेता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा नजदीक हूं और वहां पर जो फोर्स होता है यानी कि ताकत होता है वो ज्यादा होता है। वही बात सुनने के लिए आजाद को थोड़ा देर लगेगा और सबसे ज्यादा देर लगेगा आबिद को। यानी कि नेटवर्क जहां से तरंगे बनना चालू होता है वहां पर वो स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे दूर जाता है उसका एनर्जी कम होता जाता है और तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जो है मोबाइल में वो कम नेटवर्क देता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसका जो आवृत्ति है वो 900 से 850 हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। वो 900 ही होता है, लेकिन उसकी बाद में थोड़ा कम हो जाएगा। उसका रफ्तार घट जाएगा, उसका रफ्तार जो है वो घट जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा उसको जरा समझो। 2G में 850 900 लो बैंड होता है, 3G में भी 850 900 लो बैंड होता है, फिर 4G 5G में भी 850 900 लो बैंड होता है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये कुछ समझ में आ रहा है? गुरुजी, जो लिख के दिए तो पूरा समझ लिया यार, लेकिन मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम आ जाएगा उस टाइम में पता चलेगा। यार तू बड़ा गधा है, पहले पढ़ नहीं रहा है। अभी दुकान में चावल है और तू घर में खाना खाने की कोशिश कर रहा है। चलो, कंफ्यूजन यही होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी अलग अलग जेनरेशन 2G 3G 4G 5 में यूज होते हैं, पर बैंड नंबर इनका अलग अलग। अब क्लियर है क्या आजाद? जी जी, बैंड चेंज हो गया गुरुजी। बैंड नंबर इनका अलग अलग हो जाता है। 850 मेगाहर्ज और 900 मेगाहर्ज एक फिजिकल फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसको डिफरेंट टेक्नोलॉजी जीएसएम यूएमटीएस एलटी एनआर अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं। हर टेक्नोलॉजी के लिए एक यूनिक बैंड नंबर असाइन होता है, चाहे फ्रीक्वेंसी सेम हो या ना हो। एग्जाम्पल 2G जीएसएम, जीएसएम 900 मेगाहर्ट्ज बैंड 8 लो बैंड, जीएसएम 1800 बैंड 3 मिड बैंड, जीएसएम 850 मेगाहर्ट्ज बैंड 5 लो बैंड। 3G यूएमटीएस में वही 900 मेगाहर्ट्ज बैंड नंबर 8, 850 बैंड नंबर 5। फिर 4G में आते हैं एलटी में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड 8 और एलटी 850 में बैंड 5। 5G एनआर में आते हैं एनआर 900 मेगाहर्ट्ज में N8 और 850 मेगाहर्ट्ज में N5 N26 एंड N28 डिपेंडिंग ऑन एलोकेशन। अब ये डिपेंडिंग ऑन एलोकेशन क्या मतलब हो गया? जगह पे डिपेंड करता है गुरुजी। एलोकेशन यानी कि स्पेक्ट्रम प्रोवाइडेशन, किस तरह का स्पेक्ट्रम तुम्हें दिया गया है, किस स्पेस में तुम्हें स्पेक्ट्रम दिया गया है, ये एलोकेशन के ऊपर निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी सेम, बैंड भी सेम, और सारे जेनरेशन में भी कॉन्फ्लिक्ट कैसे चलते हैं, इसमें अलग क्या टेक्नोलॉजी है? समझ में आया? फ्रीक्वेंसी सेम, बैंड भी सेम, सारे जेनरेशन में ये बिना कॉन्फ्लिक्ट के कैसे चलते हैं, इसमें अलग क्या टेक्नोलॉजी है? अब बताओ, इस तरह का सवाल तुम्हारे लिए कौन बना के लाएगा भाई? हाँ, कौन लाएगा इस तरह का सवाल तुम्हारे लिए? तुम तो सवाल करोगे नहीं, और मैं बैठ बैठ के दिन दिन भर इस तरह का सवाल का निर्माण करूंगा, फिर उसी का जवाब दूंगा। कम से कम कुछ तो सवाल कर लिया करो, ताकि झूठ मूठ ही सही मेरे को अच्छा लगे। चलो
फ्रीक्वेंसी और सेम बैंड नंबर होने के बावजूद 2G 3G 4G 5G एक साथ बिना कंफ्लिक्ट के कैसे चल पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी और बैंड नंबर फ्रीक्वेंसी जैसे 900 मेगाहर्ट्ज एक फिजिकल स्पेक्ट्रम रेंज होता है। बैंड नंबर जैसे 8 एक स्टैंडर्डाइज लेवल है, उस फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करता है। मतलब 900 मेगाहर्ट्ज तुम्हारा दुकान है और बैंड 8 उस दुकान का साइन बोर्ड है। टेक्नोलॉजी डिफरेंस क्या है, अलग क्या है इसमें? हर जेनरेशन अपने मॉड्यूलेशन, कोडिंग, एक्सेस टेक्निक को यूज करता है। 2G GSM बैंड 8 TDMA FDMA, 2G GSM TDMA एंड FDMA, ये क्या होता है आजाद? जी आजाद, गुरुजी। ये क्या होता है TDMA FDMA? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हमको कोई तीर मार दिया। टाइम डिवीजन मल्टीप्लाई एक्सेस। और दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी को छोटे छोटे स्लॉट में तोड़कर यूजर को एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी को छोटे छोटे स्लॉट में तोड़कर हर यूजर को एक टाइम स्लॉट दिया जाता था। आपको शायद सिंह साहब आपको याद होगा, जब हमारा 2G चलता था, एक टावर में जब स्लॉट खत्म हो जाते थे, जब आप कॉल लगाते थे तो उस तरफ से आवाज आता है, दिस टाइम कंजक्शन है, यही बोलता था ना। हाँ गुरुजी, आप कभी अभी कभी तो रुक रुक के चलता था, टू टू भी करता था। आप अभी क्यों वो में ऐसे ही हैं? करता रहता था। मतलब स्लॉट अगर खत्म हो गया, आप पीछे रह गए, और पीछे रहने के बाद आप कतार में खड़े हैं, जब आपका टाइम आएगा तभी आप अंदर घुसोगे और बात कर पाओगे। फिर आते हैं 3G UNTS बैंड 8 WCDMA या CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और ये W हो गया वाइड। सेम फ्रीक्वेंसी पे मल्टीपल यूजर को एक साथ डाटा भेज सकते हैं। किसमें? CDMA में। सेम फ्रीक्वेंसी में मल्टीपल यूजर को एक साथ डाटा भेज सकते हैं, कोड अलग अलग होगा, सभी का कोड अलग अलग होगा। आप सिंह साहब मुझे एक बात बताइए, ये CDMA हिंदुस्तान में क्यों बंद कर दिया गया? TDM में गुरुजी बंद करने का रीजन तो है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग था। एक टावर पे भी बिल्कुल साफ बात होती थी। हाँ, बंद लेकिन होने का रीजन नहीं पता चला जी। बंद होने का रीजन है, CDMA का मतलब क्या होता है? कोड कोड डिवीजन डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यानी कि हर यूजर को एक कोड दिया जाता था, और उस कोड को खुद कंपनी भी नहीं तोड़ पाएगा। यानी कि आपने क्या बात किया, उसको इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। ओके। तो इसको माओइस्ट हो गए, टेररिस्ट हो गए, इनके हाथ में आया, और उन लोगों ने क्या बात किया, क्या कांड करेंगे, तो जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है उनको पता नहीं चलता था। मीनिंग इसका कॉल ट्रेस नहीं होता था। हाँ, कॉल का आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्या बात। यहां तक कि आपका CDR भी नहीं निकलेगा। जो CDR निकालते हैं, आपने किसके साथ बात किया है, कहा क्या बात किया है, CDR के माध्यम से पता चल जाता है। जी जी। लेकिन CDMA वो टेक्नोलॉजी था जिसमें CDR का भी आपका लेना नामुमकिन है। वो इतना टफ टेक्नोलॉजी था, इस वजह से उसको बंद कर दिया गया। अभी हिंदुस्तान में कहीं पर CDMA है? टाटा डोकोमो, टाटा इंडिकम, रिलायंस CDMA है क्या? नहीं है, नहीं है गुरु। नहीं है। इस वजह से गुरुजी जो फिर हमारे जो वॉकी टॉकी में यूज होती है फ्रीक्वेंसी, वो CDMA टेक्नोलॉजी नहीं है, वो रेंट टू रेंट टेक्नोलॉजी है वॉकी टॉकी में। ओके। इसके बाद आते हैं 4G LTE, वही बैंड 8। अभी सभी को हमने बैंड 8 पर देख रहे हैं ना। 2G का भी बैंड 8, 3G का भी बैंड 8, अब 4G का भी हम देख रहे हैं बैंड 8। ये होता है OFDMA, ये ऑर्थोगोनल होता है।
यानी कि यहां से सेल की शुरुआत हुआ। फ्रीक्वेंसी को सब कैरियर में तोड़ के हर यूजर को अलग अलग रिसोर्स ब्लॉक दिया जाता है। अब आते हैं 5G NR, वही बैंड 8। इसमें सिर्फ बैंड के जगह में N लिख दिया क्योंकि ये NR है, न्यू रेडियो है। एडवांस OFDMA प्लस मैसिव मीमो के माध्यम से ये बैंड 8 पर काम कर रहा है। सेम फ्रीक्वेंसी पे बीम फॉर्मिंग और मल्टीपल एंटीना से हाई स्पीड पैरेलल स्ट्रीम चलता है। अभी आपको पता चल गया क्या आपके 5G मोबाइल में 2 3 4 एंटीना वायर क्यों लगा है? जी गुरु जी, एक बार फिर बताने की कोशिश करिए। इसमें एडवांस OFDMA और मैसिव मीमो हो गया मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। ये सेम फ्रीक्वेंसी में बीम फॉर्मिंग करता है। बीम फॉर्मिंग समझ में आ रहा है क्या? नहीं है। बीम फॉर्मिंग समझ में आ रहा है? नहीं बीम तो सर किरणों को बोलते हैं इस तरह से। हाँ, वही आपका जो अभी गीगा फाइबर लगाते हो जो तार के माध्यम से आता है, तो उसके माध्यम से यही टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से तो इसमें इतना स्पीड है। उसमें लाइट को ही गुजारा जाता है, इसमें लाइट को ही बीम फॉर्मिंग किया जाता है और मल्टीपल एंटीना से हाई स्पीड पैरेलल स्ट्रीम को चलाते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी एक ही है पर सिग्नल का लैंग्वेज जो है वो अलग अलग हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होता है? ऑपरेटर एलोकेशन। एक ऑपरेटर डिसाइड करता है 900 मेगाहर्ट्ज के अंदर कितना हिस्सा 2G को देना है, कितना हिस्सा 4G को देना है। फॉर एग्जाम्पल 5 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक जिसमें GSM के लिए 10 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक और LTE के लिए बाकी बचा। डिफरेंट एयर इंटरफेस। GSM के फोन सिर्फ TDMA सिग्नल समझते हैं, LTE फोन सिर्फ OFDM सिग्नल को समझते हैं। दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर है लेकिन एक दूसरे को डिकोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका टेक्नोलॉजी अलग हो गया। LTE में OFDMA हो गया और GSM में TDMA हो गया, तो ये दोनों अलग अलग कोडिंग है। तो जब नेटवर्क आता है तो OFDMA को 4G क्लिक करता है और TDMA को 2G क्लिक करता है। इसीलिए एक बैंड एक फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद भी ये एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है। समझ में आया क्या? यस गुरुजी। जी जी। स्पेक्ट्रम रीफार्मिंग। पुराने 2G 3G ब्लॉक्स को ग्रेजुअली 4G 5G के लिए रीएलोकेट किया जाता है। तो जिस स्पेक्ट्रम में तुम्हारा 2G चलता था, 3G चलता था, अब वही स्पेक्ट्रम को 4G और 5G के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एक बैंड नंबर मल्टीपल जेनरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है। यहां मेरे ख्याल से तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया। बोलो, यहां पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी जी हो रहा है सर। कंक्लूजन क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है, बैंड नंबर भी सेम हो सकता है, टेक्नोलॉजी यानी कि एयर इंटरफेस अलग होती है। इस वजह से एक ही फ्रीक्वेंसी मल्टीपल जेनरेशन के लिए यूज होता है बिना कन्फ्लिक्ट के। TDMA, WCDMA, OFDMA, मैसिव मीमो, ये क्या है? ये क्या है? टेक्नोलॉजी सर। अभी इसको तो हम यहीं पर ब्रेकडाउन कर देंगे ना। TDMA, WCDMA, OFDMA और मैसिव मीमो ये सब मल्टीपल एक्सेस और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग मोबाइल जेनरेशन 2G 3G 4G 5G में यूज होते हैं। ये डिफाइन करते हैं कि एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड को कैसे मल्टीपल यूजर एफिशिएंटली शेयर करते हैं। ब्रेकडाउन करते हैं। TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये 2G और GSM के लिए काम क्या है? फ्रीक्वेंसी को टाइम स्लॉट में तोड़ता है। इसका आगे पिक्चर रखा है, तुम देखोगे पिक्चर के माध्यम से भी रखा है।
हर यूजर को एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट मिलता है। एग्जाम्पल, स्टेडियम में माइक पर हर कमेंटेटर को एक ही मिनट बोलने का चांस मिलता है। अभी देखते हैं WCDM, वाइड बैंड, कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस। ये 3G के, अभी तो 3G हमारा है ही नहीं, किसी किसी जगह में BSNL में चलता है, वरना 3G है ही नहीं। काम क्या है, सब यूजर को एक ही फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करते हैं, पर यूनिक कोड से अलग कर देते हैं। यानी कि तुम्हारे 1, मेरा 2, सिंह साहब का 3, आजाद का 4, आबिद का 4, इस तरह का कोड अलग दे दिया, तो 1 का 1 के पास पहुंचेगा, 2 का 2 के पास पहुंचेगा, 3 का 3 के पास। इंटरफेरेंस कम होता है और डाटा स्पीड ज्यादा होता है। तो ये चलो, ये चीज को हर जगह में बोलना जरूरी नहीं है। अब आते हैं OFDMA, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि 4G LTE। काम क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को सब कैरियर में तोड़ता है और हर यूजर को अलग रिसोर्स ब्लॉक मिल जाता है। हाई स्पीड और एफिशिएंसी, एग्जांपल यहां पर देख लो, मैसिव मेमो, मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स। काम बेस स्टेशन पे डजन्स ऑफ एंटीना यूज होते हैं जो एक साथ मल्टीपल बीम बनाते हैं। बीम फॉर्मिंग, एक ही फ्रीक्वेंसी पे मल्टीपल यूजर को अलग अलग स्ट्रीम मिल जाता है। अब यहां से देख लो, FDMA क्या है, TDMA क्या है, CDMA क्या है, OFDM क्या है, FDMA क्या है, यह पिक्चर के माध्यम से मैंने यहां पर दिखा दिया है, तुम खुद देख लो। समझ में आया कि नहीं आया? जी जी, अलग अलग दिखाया गया है, कौन तो कोड डिवीजन है। अभी देखो, ये पैरेलल में है, जी जी। यानी कि ये नॉर स्टेशन हो गया, ये नांड हो गया, ये स्टैक है, एक के ऊपर दूसरा है, और हर को एक कोड मिला हुआ है, लेकिन ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बढ़ गया है। FDMA TDMA बराबर है, और CDMA OFDM में देखो कैसे किया है, टाइम फ्रीक्वेंसी हर एक को अलग अलग स्लॉट दे दिया गया है। ये भी देख लो। अब यहां तक आज की क्लास को हम रोकते हैं, और कल से हम यहीं से शुरू करेंगे। क्या बोलते हो? जी जी, बढ़िया सर। 1.5 घंटा से ऊपर हो गया, दिमाग फट जाएगा।